आ रहा है। हम्म, हाँ आ रहा है। नमस्ते गाइज, मेरा नाम डिकेंस कुमार सिन्हा है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये बीपीएससी का 67 का बीपीएससी का मेंस का GS1 का टॉपिक है, R2U2 है। तो एक्चुअली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये मतलब अगर ये जीएस बीपीएससी का GS1 का जैसे जो हम लोग का करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है जो आता है, जिसमें हम लोग को 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। तो उसमें से अगर R2U2 आता है तो इसको किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, कौन कौन सा पॉइंट बनता है ना इसमें, ये हम लोग पहले देखेंगे। तो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं R2U2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें डिस्कस करने वाले हैं, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रो के बारे में डिस्कस देखेंगे इसके बारे में कि एक्चुअली क्या होता है ना कि हम लोग किसी टॉपिक पे ना, जब हम लोग किसी टॉपिक पे पहले से जब हम लोग को कुछ आइडिया रहता है ना, पहले से हम लोग को उसके बारे में हम लोग सोच के रखते हैं ना कि अगर एग्जाम में अगर R2U2 आएगा ना तो कैसे लिखेंगे, तो इंट्रो कैसे लिखेंगे, उसका ओरिजिन क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उस तरह से उसका की फीचर मतलब की पॉइंट्स क्या है, जो इस बार डिस्कशन हुआ है अगर सबमिट हुआ है तो उस पर की उसका की मतलब की फोकस पॉइंट्स क्या था उसका, इसको इंडिया के लिए कैसे सिग्निफिकेंस है, क्या चैलेंजेज है, उसका फिर कंक्लूजन देखेंगे। अगर सब कुछ अच्छे से करके पहले से प्रिपरेशन करके रखेंगे ना तो एग्जाम के समय में ना बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि बीपीएससी का जो भी क्वेश्चन आता है ना, ऐसा नहीं है कि अनप्रिडिक्टेबल है। हम लोग पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये टॉपिक है। जैसे पिछले बार हम लोग क्या पढ़े थे, पिछले दिन क्या पढ़े थे हम लोग, कल क्या पढ़े थे, एससीओ के बारे में पढ़े थे। आज पढ़ रहे हैं R2U2 के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से करके हम लोग जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है ना, 1 ईयर का, 1.5 ईयर का, 2 ईयर से जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है ना, धीरे धीरे करके सारे कवर कर लेंगे। तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पूछ सकता है, मोस्ट हाईली इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें लोग देखेंगे गाइस कि सबसे पहले हम लोग टॉपिक लिस्ट करते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इंट्रो है और ऑरिजिन है, ऑब्जेक्टिव्स है और इसको देखेंगे एरिया ऑफ कोऑपरेशन है, ये R2U2 सबमिट कर देते हैं। एरिया ऑफ कोऑपरेशन है, इसके बाद एरिया ऑफ कोऑपरेशन हो गया और उसके बाद इसका की पॉइंट्स हो गया। सबमिट हुआ है ना इस वर्ड का, तो उसका की पॉइंट्स का निकल के आया सबमिट से। और उसके बाद इंडिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है और देखेंगे R2U2 क्या चैलेंजेस है और इसके बाद फिर कंक्लूजन देखेंगे। कंक्लूजन देखेंगे या कह सकते हैं वे फॉरवर्ड कर सकते हैं इसको हम लोग। इतना सारा टॉपिक हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं टॉपिक नंबर 1, इंट्रो देखते हैं। इंट्रो देखते हैं तो इंट्रो पूछेगा तो क्या लिखेंगे इसमें। जैसे ही इंट्रो पूछेगा ना तो हम लोग इंट्रो में क्या लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि R2U2 मतलब क्या है, एक मतलब कि एक कह सकते हैं ना कि 4 कंट्री का एक ग्रुप बना है ना, 4 कंट्री का ग्रुप बना है जिसमें दिखा देंगे हम लोग, यानी दिखा देंगे कि I2 इस तरह से बनाएंगे, दिखा देंगे यहाँ पे ऐसे इस तरह से करके दिखा देंगे यहाँ पे कि आई का मतलब यहाँ पे इंडिया होता है। यहाँ पे आई का मतलब क्या है बताओ, इजराइल है। यहाँ पे यू का मतलब क्या है, यूएई है, यूएसए है। इस तरह से इंट्रो में लिखेंगे कि मतलब कि जो R2U2 है एक मतलब कि एक 4 कंट्री का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि इंडिया, इजराइल, यूएसए है। ये एक्चुअली बेसिकली ना ये ना बेसिकली ना मिलिट्री का जो मिलिट्री एंगल है ना, मिलिट्री एंगल जो है ना इसमें नहीं है। ये ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि एग्जाम में जब मतलब कि परंतु प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि इसमें मिलिट्री एंगल है कि नहीं है। और मेंस में भी लिखेंगे ना तो लिखेंगे कि ये कम्प्लीटली इकोनॉमिक मतलब कि ये इकोनॉमिक मतलब कि इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता है, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट की बात करता है, डेवलपमेंट की बात करता है। इसमें मिलिट्री एंगल नहीं है। ये बेसिकली इकोनॉमी पे फोकस करता है, इकोनॉमी पे फोकस करता है। और इसको ना इंट्रो में लिख सकते हैं कि ये जो है ना
इसको ना ऐसा देखा जा रहा है ना कि वेस्ट एशिया का क्वाड के जैसा इसको देखा जा रहा है, वेस्ट एशिया का इसको क्वाड के रूप में देखा जा रहा है। तो इस ये सब चीज है ना इंट्रो में लिख सकते हैं कि चार चार कंट्री का ये मतलब कि ये है ऑर्गेनाइजेशन है, और मिलिट्री अलायंस मिलिट्री एंगल इसमें नहीं है, इकोनॉमी का ये ऑर्गेनाइजेशन है, वेस्ट एशिया का क्वाड के रूप में इसको देखा जा रहा है। ये सब इंट्रो में मेंशन कर सकते हैं। इसका ऑरिजिन कैसे हुआ, ये तो इसका इंट्रो हो गया ना, इसका ऑरिजिन कैसे हुआ। इसका ऑरिजिन कैसे हुआ, एक्चुअली ऐसा है ना कि 2021 में ना, मैंने बोले तो पिछले साल चार कंट्री जो है ना, चार कंट्री जो ये जो है इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए का, चारों कंट्री के जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं ना, वो एक मतलब कि डिस्कशन में, मतलब कि चारों कंट्री का एक मतलब कि एक तरह से मतलब कि ना साथ में एक मीटिंग हो रहा था चारों कंट्री का। वहां से ये निकल करके आता है, इस मीटिंग से ये लोग का जो डिस्कशन होता है ना, ये लोग यहाँ पे प्लान करते हैं ना कुछ इस तरह से, एक मतलब कि चार कंट्री, एक वो होता है इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, फॉरेन मिनिस्टर। हाँ इंटरनेशनल फोरम पर, हाँ उसी मीटिंग में एक्चुअली चारों ये मिलते हैं। वहाँ पर डिसाइड करते हैं ये लोग, वहाँ पर डिसाइड करते हैं कि मतलब कि वहाँ पे क्या डिसाइड करते हैं कि मतलब कि एक चारों कंट्री मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जिसको नाम देते हैं I2E2 देते हैं। बट यहाँ पे इनका मतलब कि यहाँ पे क्या है ना कि जो हेड ऑफ स्टेट है ना, उनका मीटिंग नहीं होता। यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट का मीटिंग नहीं होता है। ये पिछले साल 2022 में जाकर के चारों कंट्री का जो वर्चुअल मीटिंग होता है, चारों कंट्री का जो हेड ऑफ स्टेट है ना, जैसे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हो गए, यूके का जो अपना यूके के प्रेसिडेंट हो गए, और भी कंट्री के जो प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, इजराइल का प्राइम मिनिस्टर हो गए, तो इस तरह से जो है ना चारों कंट्री का जो है ना हेड ऑफ स्टेट है ना, मिल करके ना इस बार वर्चुअल मीटिंग होता है। ये वर्चुअल मीटिंग होता है इस बार। तो ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत पहले से चलता आ रहा है। इस बार 2021 में एक्चुअली चारों कंट्री का प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, और यहाँ पे ये लोग बनाते हैं। और ये 2022 में ना ये वर्चुअल मीटिंग पहली बार होता है। एक्चुअली बनता कैसे है ये पॉसिबल कैसे हो पाता है, तो देखोगे ना कि जो इजराइल है ना, उसका अरब वर्ल्ड के साथ में ना अच्छा रिलेशन है नहीं। अरब वर्ल्ड मतलब पैलेस्टीन को लेकर के अच्छा अरब वर्ल्ड है ना, उसका इजराइल के साथ अच्छा रिलेशन है नहीं। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप के समय में ना, वहाँ पे ना एक अब्राहम एकॉर्ड साइन किया जाता है। एक अब्राहम एकॉर्ड साइन किया जाता है। इसका ऑरिजिन में लिख सकते हैं कि 2021 में डिस्कशन होता है, 22 में बनता है। बट ये बनता कैसे है, जब अब्राहम एकॉर्ड साइन होता है ना, ये होता कब है, ये 2020 के आसपास में होता है, 2020 में होता है। 2020 में अब्राहम एकॉर्ड साइन होता है सितंबर में। इसमें कौन कंट्री, इसमें 4 कंट्री है, बहरीन और यूएई और इजराइल। ये तीनों का मीडिएट कौन करवाता है, यूएसए। डोनाल्ड ट्रंप रहते हैं ना, तो डोनाल्ड ट्रंप ये तीनों कंट्री को मिला करके, ये तीनों कंट्री को हेल्प करते हैं। ये चारों लोग साइन करते हैं अब्राहम एकॉर्ड पे। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली क्या है, ये पीस एकॉर्ड है ये, ठीक है ना। इजराइल का जो गल्फ कंट्रीज है, अरब वर्ल्ड है, उसके साथ में एक पीस अकॉर्ड है, अब्राहम अकॉर्ड 2020 में साइन हुआ है। ये चारों कंट्री, ये सब साइन होने के बाद ना एक्चुअली क्या हुआ ना कि यूएई का इजराइल के साथ रिलेशन ना थोड़ा अच्छा हो गया, ठीक है। इसमें अब्राहम अकॉर्ड में कहा गया था कि अब क्या होगा ना कि जो यूएई और जो बहरीन है, दोनों अपना क्या होता है कि जो एम्बेसडर होता है, एम्बेसडर होते हैं ना फॉरेन कंट्री में, तो अपना एम्बेसी सेटअप करेगा यहाँ पे। और ये जो इजराइल में, ये दोनों कंट्री जो है अपना एम्बेसी सेटअप करेगा इजराइल में, और इजराइल अपना एम्बेसी सेटअप करेगा यहाँ पे। तो दोनों में मतलब किस तरह से ना पीस डील साइन हो गया। इसके बाद जब पीस डील साइन हो गया तो यूएई और इजराइल दोनों मतलब अच्छा, मतलब दोनों का रिलेशन अच्छा हो गया। और इंडिया का दोनों के साथ में बायलैटरल रिलेशन अच्छा है ही पहले से, है ना। इसका दोनों का साथ में, इंडिया का यूएई के साथ में, इजराइल के साथ में, दोनों के साथ में बायलैटरल रिलेशन पहले से ऑलरेडी है, और यूएसए के साथ तो है ही। तो चारों मिल करके ना एक मतलब कि 2021 में चारों का फॉरेन मिनिस्टर डिसाइड करते हैं कि ग्रुप बनाते हैं, और 2022 में ये ग्रुप बन जाता है फाइनली। 2022 में एक्चुअली इसका पहला वर्चुअल समिट होता है हेड ऑफ स्टेट का। तो इसका ये ऑरिजिन हो गया, इंट्रो हो गया, इसका ऑरिजिन हो गया। और तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है एक्चुअली, ये क्या है ना कि म्यूचुअल इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे। ये म्यूचुअल इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे। म्यूचुअल इंटरेस्ट क्या चाहिए, म्यूचुअल इंटरेस्ट और पार्टनरशिप
कहते हैं ना कि मतलब कि मतलब क्या क्या कह सकते हैं उसको, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के लिए बेसिकली। ये म्यूचुअल इंटरेस्ट है ना, जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, उसका ना ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में लिखा गया है कि जो ये लोग डिस्कशन करेंगे म्यूचुअल इंटरेस्ट जो है, और जिसमें कि मतलब कि अपना जो पार्टनरशिप है ना ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का ना, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए, और जो अदर म्यूचुअल इंटरेस्ट है उसको डिस्कस करने के लिए ये मतलब कि ये लोग मिलते हैं। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव में हो जाएगा। और इसमें ना बेसिकली ना जो ऑब्जेक्टिव आएगा ना, तो हम लोग जैसे लिखे हैं कि ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग लिखे हैं कि एरिया ऑफ कोऑपरेशन, तो ये बेसिकली इसी के अंदर आएगा। इसी के अंदर अगर हम ले लेंगे ना एरिया ऑफ कोऑपरेशन को ना, एरिया ऑफ कोऑपरेशन ना, तो ये लोग पहले से छह एरिया ऑफ कोऑपरेशन को ये लोग पहले से लेके चल रहे हैं। ये लोग ना पहले से डिसाइड करके रखे हैं कि हम लोग 6 एरिया ऑफ कोऑपरेशन को डिस्कस करेंगे। तो एरिया ऑफ कोऑपरेशन जब लिखेंगे ना, तो इस तरह से ना मतलब कि इस तरह से लिख देंगे, क्योंकि वर्ड फॉर्म में नहीं लिखेंगे ज़्यादा, पहले इसको एरिया ऑफ कोऑपरेशन को दिखा देंगे यहाँ पे कि एरिया ऑफ कोऑपरेशन, और यहाँ दे देंगे क्या क्या चीज़ है। एक में वाटर हो गया, दूसरे में ट्रांसपोर्ट हो गया, एनर्जी हो गया, वाटर है, ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी है, हेल्थ है, फूड सिक्योरिटी है, स्पेस है एंड फूड सिक्योरिटी है। फूड सिक्योरिटी है ना, हाँ फूड सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी है। तो ये ना इसका एरिया ऑफ कोऑपरेशन है, ठीक है, इसका एरिया ऑफ कोऑपरेशन है। ये इंट्रो हो गया, ऑरिजिन हो गया, एरिया ऑफ कोऑपरेशन हो गया। जो ऑब्जेक्टिव के अंदर में, ऑब्जेक्टिव के अंदर में बोले हैं कि म्यूचुअल इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होगा। और म्यूचुअल इंटरेस्ट में क्या आ गया, ये सब एरिया ऑफ कोऑपरेशन है जिसको कि म्यूचुअल इंटरेस्ट डिस्कस करेंगे ये लोग। ये छह एरिया में वाटर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एनर्जी हो गया, हेल्थ हो गया, स्पेस हो गया एंड फूड सिक्योरिटी हो गया। इतना हो गया। उसके बाद जो इस बार का समिट हुआ है ना, इस बार का जो समिट हुआ है, की पॉइंट समिट का ये 5वां हो गया। इस बार का समिट हुआ है ना, तो समिट में क्या क्या पॉइंट निकल के आया है ना, उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें फूड सिक्योरिटी की बात आया है, सबसे पहले आया है फूड सिक्योरिटी। इसमें जो यूएई है ना, $2 बिलियन को इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। इसमें क्या है ना कि यूएई है ना, इंडिया में $2 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। क्या चीज में? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बनाने के लिए करेगा, इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। ये बेसिकली क्या करेगा ना कि इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स बनाएगा, इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स बनाएगा। और इसमें क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजी को यूज करके, ये क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजी क्या होता है, जिससे कि हमारा क्लाइमेट को ज़्यादा हार्म ना हो। हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है, ये सब वर्ड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आंसर लिखेंगे ना तो क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजी, जो ये है कार्बन फुटप्रिंट है, सब इंपॉर्टेंट है। तो इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स बनाएंगे, और जिसमें कि ये लोग यूज करेंगे क्या चीज, क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजी। क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजी क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, जिससे क्या होगा हमारा। अच्छा, ये फूड पार्क्स होता क्या है? फूड पार्क्स, इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स मतलब क्या होता है, ये बेसिकली जो 3-4 लेवल है ना, जो हम लोग जो खाते हैं, जो फूड प्रोसेसिंग का, तो इसमें 3-4 लेवल आता है। जैसे कि फार्मर्स होता है, क्या करता है, फूड प्रोड्यूस करता है। तो प्रोडक्शन से लेकर के, माने फार्मर्स का प्रोडक्शन से लेकर के उसका ट्रांसपोर्टेशन, और मतलब उसका ट्रांसपोर्टेशन, और उसके बाद उसको जो उसका प्रोक्योरमेंट होता है, जो खरीदते हैं, जो मतलब कि जो उसका जो बिजनेसमैन जो खरीदते हैं, वो जो हो गए बीच के लोग हो गए। उसके बाद वो जहाँ कंपनी में जाएगा, उसको मतलब प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी मतलब उसमें जितना मतलब कि हम लोग मतलब कि प्रोडक्शन से लेकर के कंजम्पशन तक जितना भी प्रोसेस इन्वॉल्व है ना, सबको इंटीग्रेट करके वो ना एक मतलब कि एक सिस्टम बनाता है फूड पार्क्स, जिसमें कि ना मतलब कि जिसमें हमारा फूड वेस्ट है सबसे कम वेस्ट हो, हमारा फूड प्रोडक्शन है सबसे कम वेस्ट हो, वेस्ट कम हो, हमारा मतलब कि
फार्मर्स को ज़्यादा इनकम हो, तो सारे चीज़ मतलब कि ना इसमें सारे चीज़ को देखा जाता है फूड पार्क्स में, इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स में। और ये सब जो होगा ना क्लाइमेट सिस्टम, क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके होगा, ताकि हमारा कार्बन फुटप्रिंट है ना वो कम से कम हो या उसको कम कर सकें। ये दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी में क्या है, एक हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है गुजरात में। हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, कहाँ पे, हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, कहाँ पे, गुजरात में 300 मेगावाट। गुजरात में ये एक्चुअली कितना मेगावाट का होगा, 300 मेगावाट का होगा। ये एक्चुअली कितना मेगावाट का होगा, 300 मेगावाट का होगा। और याद करो कि हम लोग का जो टारगेट है 500 गीगावाट। कब तक, 2030 तक हम लोग का ये टारगेट है कि हम लोग 2030 तक हम लोग का टारगेट है कि जो 500 गीगावाट हम लोग करेंगे, किससे करेंगे हम लोग, रिन्यूएबल एनर्जी से, नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी से। नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी मतलब क्या हो गया, जैसे सोलर हो गया, हमारा वाटर हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हो गया, सोलर पावर प्रोजेक्ट हो गया, और भी जितना भी है सब जिसमें कि फॉसिल फ्यूल के जो हम लोग नहीं करते हैं, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब कुछ नहीं करते हैं, वो सब 500 गीगावाट हम लोग को बनाना है, 2030 तक बनाना है हम लोग को। तो इसमें हेल्प करेगा ना ये, तो ऐसा मेंशन कर देंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक है एम फॉर क्लाइमेट। एम फॉर क्लाइमेट इसको बोलते हैं M4C। एम फॉर क्लाइमेट एक्चुअली बेसिकली क्या है, ये एग्रीकल्चरल इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट है। एग्रीकल्चरल इनोवेशन मिशन, ये क्या है, एग्रीकल्चरल इनोवेशन मिशन। अब 4 है ना यहाँ पे, ये 4 के लिए है, सी से क्लाइमेट, ठीक है ना, सी से क्लाइमेट है। बेसिकली है क्या है ना कि यूएसए इजराइल और ये ना मतलब कि ये लोग मिल करके ना मतलब कि एक इनिशिएटिव लिए हुए हैं, जिसमें कि एग्रीकल्चर जो है ना उसमें कुछ इनोवेटिव आइडिया मतलब कि यूज करेंगे। इस तरह से यूज करेंगे ना कि हम लोग का वाटर जो वाटर वेस्टेज होता है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अब इंडिया में किस तरह का इरिगेशन है, इंडिया में जो इरिगेशन होता है ना कि वाटर का बहुत ज़्यादा मतलब कि हम लोग पूरे खेत में हम लोग पानी यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे तो यह है कि जो जहाँ पेड़ है उसका जो रूट है, जो जड़ होता है, उसको तो पानी मिलता ही मिलता है। पानी बहुत ज़्यादा वेस्टेज भी होता है, पूरे खेत में फैला हुआ रहता है। जहाँ पेड़ पौधा हम लोग का नहीं है, जहाँ हम लोग का प्लांट नहीं है, वहाँ भी हम लोग का पानी है, वो सीधे इवोपरेट होकर के फिर से उड़ जाता है ना वो। तो पानी का वेस्टेज है वो एक तरह से। और हमको सैलिनेशन का भी हम लोग का इशू आता है वहाँ पे, जहाँ मतलब कि ज़्यादा हैवी वाटर, जहाँ मतलब कि जब हम लोग ज़्यादा वाटर यूज करेंगे तो सैलिनेशन का भी तो इशू आएगा ना। तो वो सबको दूर करने के लिए हम लोग का पॉल्यूशन ना हो, एग्रीकल्चर में हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करें, इसलिए एक मतलब सब मिलकर ग्रुप बनाए हुए हैं, जिसमें कि इंडिया बोला है कि हम लोग इसको ज्वाइन करने वाले हैं, मतलब ज्वाइन करेंगे। इसलिए जो I22 है ना मतलब अप्रिशिएट कर रहा है इंडिया को कि ये फाइनली इंडिया भी मतलब कि एग्री कर रहा है इसको, इससे जुड़ने के लिए एम फॉर क्लाइमेट को। ये इंपॉर्टेंट है एम फॉर क्लाइमेट। और क्या होगा ये, इसमें डी में क्या कर सकते हैं, एक्सपर्टीज वगैरह होगा। जैसे यूएसए के पास में, इजराइल के पास में, इजराइल से हम लोग का इंडिया में मतलब एक्सपर्टी के मामले में ना, हम लोग एग्रीकल्चर में एक्सपर्टी के मामले में ना इजराइल बहुत आगे है। वो अपना वाटर को किस तरह से मैनेजमेंट करना है ना, वो इसमें बहुत आगे है। उसका टेक्नोलॉजी हाईली मतलब जितना भी हाई का टेक्नोलॉजी होता है ना, मतलब एकदम डिफाइंड टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में, वो मतलब इजराइल के पास में है। तो हम लोग को इजराइल एक्चुअली मदद कर रहा है, ताकि मतलब कि हम लोग वाटर को अपना इंडिया में कैसे वाटर को मैनेजमेंट करें, और एग्रीकल्चर में कैसे हम लोग अपना वाटर को जो वाटर वेस्टेज है कैसे उसको मिनिमाइज करें। तो ये सब एक्सपर्टीज किसके पास है, इजराइल के पास में है। यूएस भी हम लोग से काफ़ी आगे है एक्सपर्टी के मामले में, तो उसका एक्सपर्टीज जो है ना इंडिया को मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट है ना जो कि हम लोग को मेंशन करना है। बेसिकली इंट्रो हो गया गौतम, ऑरिजिन हो गया, इंट्रो में सब कुछ मेंशन हो जाएगा, ऑरिजिन में अब्राहम एकॉर्ड हो जाएगा, मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये ऑब्जेक्टिव हो गया, एग्रीमेंट एरिया ऑफ कोऑपरेशन हो गया, जिसमें कि 6 एरिया ऑफ कोऑपरेशन है। की पॉइंट्स ऑफ समिट उधर बता रहे हैं हम लोग अभी कि फूड सिक्योरिटी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, क्लाइमेट का हो गया, एक्सपर्टी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। यहाँ पे एक्सपर्टी टेक्नोलॉजी सब आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया बच गया, और चैलेंजेस फॉर I22 बच गया। ये सब बच गया। छठा डिस्कस करते हैं हम लोग।
समझ में आ रहा है ना? मिनट हो गया। अच्छा, हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग छठा डिस्कस करते हैं, क्या है? इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है ये डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है ना, हम लोग पॉइंट फॉर्म में देखेंगे। जैसे कि ए हो गया, ये हो गया हम लोग का पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस हो गया, हम बांट देंगे। बी हो गया हम लोग का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गया, फिर सी हो गया हम लोग का कल्चरल हो गया, डी हो गया हम लोग का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल और साइंटिफिक। इस तरह से लिखने पे क्या होगा ना कि पॉइंट ज्यादा आएगा। इन्वायरमेंटल हो गया, इस तरह से हम लोग बांट देंगे। अब हम लोग देखते हैं, बस सोचते जाते हैं हम लोग कि क्या इंपॉर्टेंस है पॉलिटिकल, इंडिया का क्या इंपॉर्टेंस है। इंडिया का जो है, जो वेस्ट एशिया के साथ में हम लोग का रिलेशन उतना अच्छा भी है नहीं, मैंने वेस्ट एशिया के साथ में हम लोग का उतना अच्छा भी ट्रेड रिलेशन है नहीं वेस्ट एशिया। तो ये हम लोग का इंप्रूव हो जाएगा, पॉलिटिकल में एक हो गया। दूसरा है कि इजराइल का और इजराइल का मतलब इजराइल का और वेस्ट एशिया के साथ में अभी भी उतना अच्छा नहीं है, सिर्फ यूएई के साथ में रिलेशन सुधरा है और जो बहरीन वगैरह जो है। तो इसको सुधारने के में एक ब्रिज का काम कर सकता है इंडिया, काम कर सकता है ना। ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस का तो बात तो है ना, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस है। इंडिया मतलब एक लिंक है एक दोनों में, इंडिया का यूएई के साथ में और अदर बेस्ट कंट्री, अदर जो बेस्ट एशिया के अदर कंट्री है उसके साथ में रिलेशन अच्छा है, इसके साथ भी अच्छा है इंडिया का रिलेशन, तो एक ब्रिज का काम कर सकता है ना। तो ये इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए, ऐसा पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर देंगे, पॉलिटिकल में आ जाएगा। फिर इंडिया, अगर इंडिया ये सब करेगा तो इंडिया का जो ग्लोबल पोजीशन है वो भी तो इंप्रूव होगा। इंडिया क्वाड का मेंबर है, अब इंडिया I22 का मेंबर है, एक तरफ इंडिया एससीओ का भी मेंबर है। तो इंडिया वेस्ट के साथ भी डील कर रहा है, इंडिया ईस्ट के साथ भी डील कर रहा है, चाइना के साथ भी संघाई में कोऑपरेट करता है, रशिया के साथ भी संघाई में कोऑपरेट करता है। ब्रिक्स में रशिया चाइना के साथ मतलब कि हम लोग का कोऑपरेशन है ना। और इधर देखें तो क्वाड में यूएस के साथ कोऑपरेशन है, I22 में यूएस के साथ कोऑपरेशन हो गया, यूएस के साथ कोऑपरेशन हो गया। तो इस तरह से इंडिया वेस्ट के साथ भी ईस्ट के साथ भी सारा जो जितना भी वर्ल्ड पावर है ना सबके साथ कोऑपरेट कर रहा है। इससे क्या होगा, इससे इंडिया का ग्लोबल पोजीशन सुधरेगा, ग्लोबल पोजीशन ग्लोबली इंडिया का इमेज इंप्रूव होगा। तो ऐसा पॉलिटिकल में आ जाएगा। इकोनॉमिक में क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है इसका, जो समिट है इसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है। पता तो है कि हम लोग का फूड सिक्योरिटी इंप्रूव होगा, अभी पढ़े है ना कि फूड सिक्योरिटी इंप्रूव होगा ना। दूसरा हम लोग का अगर 4 कंट्री के साथ ग्रुप बनाएंगे तो हम लोग का मार्केट मिलेगा, हम लोग को तो मार्केट मिलेगा ना बेस्ट में, हम लोग के साथ डील करने के लिए मार्केट मिलेगा। हाँ, तो कल्चरल हो जाएगा, मतलब सॉरी साइंटिफिक में आ जाएगा, और सब मार्केट हो जाएगा। हम लोग का इन्वेस्टमेंट भी तो आएगा ना, अभी इन्वेस्टमेंट ही तो है ना। फूड सिक्योरिटी में $2 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला तो इन्वेस्टमेंट ही तो है ना। तो इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा, फूड सिक्योरिटी हो जाएगा, मार्केट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ये सब इसलिए मतलब कि ये सब ना, इससे भी क्या होगा, इससे ज्यादा एक और रिमिटेंस भी आता है इंडिया में। अगर यूएई के साथ अच्छा रिलेशन रहेगा तो हमारा और भी लोग, हम लोग यहाँ से, हम जो इंडिया के लोग जो माइग्रेट करते हैं, जो हम लोग का जो माइग्रेशन होता है इंडिया से जो अदर कंट्रीज में, तो अगर यूएई के साथ अच्छा रिलेशन रहेगा तो ये में ज्यादा लोग माइग्रेट करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ माइग्रेट करेंगे कि हाँ हमारे यहाँ सिक्योरिटी सेफ्टी में कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ के लोग अच्छे से ज्यादा माइग्रेट करेंगे तो ज्यादा रेमिटेंस भेजेंगे इंडिया के पास में, ज्यादा वहाँ का पैसा कमा के ज्यादा इंडिया में भेजेंगे, रेमिटेंस होगा। तो इस तरह से 3-4 पॉइंट यहाँ भी आ जाएगा। कल्चरल में क्या आएगा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट सुधरेगा, इंप्रूव होगा। जब किसी 2 कंट्री में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट अगर अच्छा हो गया ना, तो फिर वहाँ कुछ भी कोई भी गवर्नमेंट आता है ना तो उसका रिलेशन अच्छा ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान में पहले वहाँ का अफगानिस्तान का गवर्नमेंट था, उसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान आ गया, फिर भी हम लोग का रिलेशन बहुत खराब नहीं है, क्योंकि वहाँ का पीपल जो है ना, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट काफी अच्छा है। अब यूएस चाह के भी ना हम लोग साथ बहुत खराब रिलेशन हम लोग साथ नहीं रख सकता है। यूएस चाह के भी हम लोग के साथ खराब रिलेशन नहीं ज्यादा कर सकता, क्योंकि इतना लोग यहाँ से माइग्रेट कर चुके हैं ना कि उसका प्रेशर पड़ जाएगा। इवन ट्रम्प का पिछले बार देखो, इसका इलेक्शन में इफेक्ट हो जाता है। तो ये क्या, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होने से कल्चर रिलेशन सुधरेगा। और इंडिया में क्या, इंडिया का मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना।
और वेस्ट वर्ल्ड भी मुस्लिम पॉपुलेशन वाले कंट्री है। तो अगर 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 मतलब कि अगर हम लोग अगर यूएई के साथ अच्छा रिलेशन रखेंगे तो हम लोग के पास में जो मुस्लिम जो कम्युनिटी हमारे इंडिया में जो है उसका भी तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अगर 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 किसी कंट्री में मुस्लिम मुस्लिम ज़्यादा पॉपुलेशन है और उस कंट्री से अच्छा रिलेशन हम लोग रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना कि यहाँ का जो मुस्लिम है वो थोड़ा सेफ महसूस करेगा, वो भी थोड़ा मतलब कि कनेक्टेड महसूस करेगा। तो ये सब कल्चरल रिलेशन हम लोग का है। और साइंटिफिक में देख लेंगे क्या, साइंटिफिक में मतलब कि हम लोग एक्सपर्टी की बात करते हैं ना, एक्सपर्टी की बात करते हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, है ना, क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजी ये सब क्या टेक्नोलॉजी ही तो है। तो इससे हमारा टेक्नोलॉजी हमारा साइंटिफिक हमारा इंप्रूव होगा ना, साइंटिफिक जो इन्वायरमेंट है इंडिया में इंप्रूव होगा ना इंडिया के लिए। उसके बाद इन्वायरमेंट में क्या है हमारा, अभी तो देख तो रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज से हम लोग स्मार्ट क्लाइमेट टेक्नोलॉजी यूज करके हम लोग क्लाइमेट को हम लोग फुटप्रिंट को घटाने की बात कर रहे हैं। कार्बन फुटप्रिंट जिसको बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं, माने जितना कार्बन हम लोग कम से कम हम लोग अति करें, इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड कम निकालें, ये सब समझो डायरेक्ट, मतलब इस तरह से समझो डायरेक्टली। तो ये सब है, ये सब पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं ना इंडिया के लिए। पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, कल्चरल हो गया, साइंटिफिक हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, लिख सकते हैं ना ये सब। उसके बाद इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, सिक्योरिटी का भी नहीं है, सॉरी मतलब कि यहाँ पे हाँ यहाँ पे मतलब एक पॉइंट छूटा हुआ है, यहाँ पे स्ट्रेटजिक भी तो कर सकते हैं ना, स्ट्रेटजिक भी तो कर सकते हैं ना, स्ट्रेटजिक में बना सकते हैं ना हम लोग। क्या बना सकते हैं स्ट्रेटजिक में, वर्ल्ड मैप पढ़े हैं तो दिक्कत नहीं होना चाहिए बनाने में। यही तो है ज्योग्राफी ऑप्शन वाले का फायदा है, वर्ल्ड मैप बनाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, बता वर्ल्ड मैप बनाने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या है ये इजराइल यहाँ पे है ना, यूएई यहाँ पे है। तो अगर हम लोग इसके साथ अच्छा रिलेशन रखेंगे तो यहाँ पे जो हम लोग का अरबियन सी में जो हम लोग का यहाँ पे मतलब कि क्या बोलते हैं पारसी का जो इशू होता है ना, सूडान के आसपास में शिप लूट लेता है पायरेट्स लोग, तो पारसी का होता है, ड्रग ट्रैफिकिंग होता है, यहाँ पे होता है ना, टेररिज्म होता है जो सी के थ्रू जो इन्फिल्ट्रेट करते हैं कंट्री में। तो ये सब जो है ना, ये सब भी तो इम्प्रूव होगा ना हम लोग का, पारसी भी तो इम्प्रूव होगा ना हम लोग का, तो ये भी काम आएगा। हो गया, हो ही गया है। क्या बचा इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस हो गया, इसका चैलेंजेज है और इसका चैलेंजेज बचा है और वे फॉरवर्ड है। तो चैलेंजेज में क्या है, चैलेंजेज में तो खुद भी सोच सकता है ना कि अब चैलेंजेज में क्या क्या आ सकता है। इसका इशू क्या क्या, पहला इशू तो है कि तो ये है ना कि कुछ लोग इसका जो स्ट्रेटेजिक गोल है ना क्लियर नहीं है। इस कारण से बहुत लोग ये बोल रहे हैं ना कि ये जो ग्रुप है ना ईरान के अगेंस्ट में बनाया गया है, अगर मतलब कि ये एक मतलब कि चैलेंज है कि इंडिया कैसे ईरान को मैनेज करता है रिलेशन, ये चैलेंज है क्योंकि इजराइल का बहुत बड़ा ये दुश्मन है, इनेमी है। और ईरान का सऊदी अरब के साथ भी नहीं बनता जाता, सऊदी अरबिया के साथ में। तो ये एक चैलेंज है इंडिया कि इजराइल का ग्रुप में रहते हुए ईरान के साथ कैसे अपना बायलैटरल रिलेशन अपना इंप्रूव करे, ये चैलेंज है। तो ये इसका चैलेंज है, चैलेंजेज में आ जाएगा। दूसरा चैलेंज क्या आ जाएगा, दूसरा चैलेंज आ जाएगा कोऑपरेशन का। अभी इंडिया जो है रसिया के मामले में लगातार मतलब कि अब क्या कर रहा है, अब्सटेन कर रहा है ना, रसिया के मामले में अब्सटेन कर रहा है ना लगातार यूनाइटेड नेशन में, यूनाइटेड नेशन में अब्सटेन कर रहा है रसिया के मामले में। तो ये यूएसए के अगेंस्ट जा रहा है, माने यूएसए कुछ और अपना उसका फॉरेन पॉलिसी कुछ और है, हम लोग का फॉरेन पॉलिसी कुछ और है? इजराइल का और यूएई का अपना फॉरेन पॉलिसी है। तो जब चारों कंट्री एक फॉरेन पॉलिसी में अलग अलग है, चाइना के साथ किस तरह से डील करना है वो अलग है चारों कंट्री का, रशिया के साथ कैसे डील करना चारों कंट्री का अलग है। तो जब कोऑपरेशन एक तरह का नहीं होगा ना तो यहाँ पे तो इशू आएगा ना, चारों कंट्री का अलग अलग डायरेक्शन में। तो यही तो है, कोई ग्रुप बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिक यही सब कल्चर देखने के लिए। अगर सारे फील्ड में अपना सब बेनिफिट्स देखने लग जाएंगे तो ग्रुप तो टूटेगा ना। फिर एक चैलेंज है कैसे ये सब प्रॉब्लम रहते हुए कैसे साथ में रह सकते हैं, चैलेंज है एक ग्रुप का, है ना, बता। और उसका सिक्योरिटी का भी इशू है, सिक्योरिटी का क्या इशू है,
मतलब ये मतलब कि अब्राहम एकॉर्ड है ना, अब्राहम एकॉर्ड मतलब कि जो साइन किया है यूएसए, तो अब्राहम एकॉर्ड साइन करवाया है, और अरब वर्ल्ड के साथ में मतलब कि इजराइल का यूए के साथ में पीस डील तो साइन हो गया है। लेकिन अभी भी हम लोग का अपना फॉरेन पॉलिसी था। हम लोग पहले क्या करते थे कि इजराइल के साथ और फलस्तीन के साथ, यूएई के साथ, ईरान के साथ, सबके साथ साथ हम लोग का सेपरेट बायलैटरल रिलेशन था। अब अच्छा था क्योंकि हम लोग इंडिपेंडेंट रखते थे अपना रिलेशन को, तो हम लोग अपना रिलेशन को इंडिपेंडेंट रखते थे, जो हम लोग का मतलब कि जो बायलैटरल रिलेशन होता है फॉरेन पॉलिसी का। लेकिन अब क्या हो गया ना कि अब हम लोग जब ग्रुप में आ गए हैं ना, तो इससे क्या है ना कि सिक्योरिटी इशू हो सकता है, सिक्योरिटी का चैलेंज आ सकता है ना। हम लोग का जो, ऐसे मत देखो ना, सिक्योरिटी मत करो ना, हम लोग का जो ऑटोनॉमी है, ऐसे देखो, हम लोग का जो ऑटोनॉमी है हम लोग का फॉरेन पॉलिसी का वो तो चला जाएगा ना, क्योंकि हम लोग का अब मतलब ग्रुप के हिसाब से हम लोग को देखना पड़ेगा अपना फॉरेन पॉलिसी। हम लोग का पहले क्या था कि हम लोग सेपरेट बायलैटरल रिलेशन बना के अपना फॉरेन पॉलिसी देखते थे। अब है कि हम लोग का फॉरेन पॉलिसी अपना ऑटोनॉमी थोड़ा सा तो डिस्टर्ब होगा ना यहाँ पे ग्रुप के कारण, तो ये एक चैलेंज है इंडिया के लिए। इस तरह से और भी चैलेंज लिख सकते हैं, जैसे कि अगर ईरान को अगर महसूस हुआ कि हमारे साथ ये लोग मतलब ग्रुपिंग बना करके हम लोग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक ग्रुप बन सकता है, जो जिस ग्रुप अभी डिस्कशन चल रहा है ना कि मतलब कि न्यूज में तो आ तो रहा है कि ग्रुप रसिया, चाइना, ईरान और पाकिस्तान मिला करके और मतलब ये ग्रुप बनाना चाहते हैं। तो मतलब कि अब किसके अगेंस्ट में, ये जो क्वाड बना है I2U2, इसके अगेंस्ट में ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो ग्रुपिंग क्रिएट हो जाएगा। अगर ईरान को लगेगा कि सच में ऐसा हो रहा है, अगर सारे कंट्री अगर कन्विंस हो गए कि हाँ मेरे अगेंस्ट में काम कर रहा है ये ग्रुप, तो ये ग्रुप बन जाएगा ना, तो एक तरह से पोलराइजेशन हो जाएगा, एक तरह से फिर ये मतलब वर्ल्ड अनस्टेबल हो जाएगा। स्टेबिलिटी के लिए ठीक नहीं है ये सब, है ना चैलेंज, ये है ना, समझ में आ रहा ना बात। फिर क्या लिख सकते हैं, चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है ना कि इजराइल का अभी भी जो अदर जो मतलब अदर कंट्री है ना, अदर जो अरब वर्ल्ड है ना, उसके साथ अभी भी मतलब कि वो अभी भी इसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने के लिए नहीं चाह रहा है। बस खाली बहरीन ही और यूएई तो रेडी हुआ है ना, तो ये भी एक चैलेंज है इजराइल के लिए। जब अदर कंट्री जब नहीं बनाने के लिए, जब डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने के लिए रेडी नहीं हो रहा है और सिर्फ यूएई बना रहा है, तो कुछ भी आएगा ना, तो मतलब कि जो अरब वर्ल्ड कंट्री है ना, वो कुछ मतलब कि कुछ उस तरह से ऐसा एक्टिविटी कर सकता है जिसके लिए मतलब कि अनस्टेबल हो जाए। हम लोग का बेस्ट एशिया है वो अनस्टेबल हो जाए, ऐसा एक्टिविटी होगा जैसे कि ग्रुप बन जाए या फिर कुछ हो जाए, अनस्टेबल हो सकता है। तो ये भी एक इशू है कि इजराइल को अभी भी बहुत सारा अरब वर्ल्ड है ना एक्सेप्ट नहीं करने की कोशिश कर रहा है, डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। ये सब लिख सकते हैं मतलब पॉइंट बना करके। फिर उसके बाद है कि जो हम लोग का जो ग्रुप है ना एसिमेट्रिक है बहुत ज़्यादा, हम लोग का ग्रुप है ना बहुत ज़्यादा एसिमेट्रिक है, बहुत सारा है जो कि मतलब कि जैसे कि इजराइल हो गया और यूएसए हो गया, एक मिलिट्री पावर है, और इंडिया और यूएई का उतना मिलिट्री पावर है नहीं ज़्यादा, मतलब डेवलप काफ़ी मिलिट्री पावर में है। फिर देखेंगे तो अगर ट्रेड करेंगे तो इंडिया का मतलब कि ट्रेड देखेंगे तो हम लोग बहुत ज़्यादा मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्री में आते हैं। लेकिन जो यूएसए है, यूएई है, और जो हमारा जो इजराइल है, ऐसा मतलब कि हाई इनकम डेवलप कंट्री में आता है, हम लोग मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्री में आते हैं। तो अगर ट्रेड करेंगे ना हम लोग, तो वहाँ पे हम लोग जब हम लोग का जो जितना भी ट्रेड, जो हम लोग का ट्रेडिंग कंपनी है, जो इंडिया का जो ट्रेडिंग कंपनी है, वो सब अपने आप को ना कंपटीटिव रखने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, और जब कंपटीटिव नहीं होगा ना तो हम लोग लॉस फेस करना पड़ेगा। तो ये एसिमेट्रिक होने के कारण हम लोग का प्रॉब्लम हो सकता है ना हम लोग का प्रॉब्लम। तो ये सब 5-6 पॉइंट बहुत ज़्यादा है, मतलब इससे ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं है। और वे फॉरवर्ड में हम लोग क्या दिखाएंगे, वे फॉरवर्ड में दिखा देंगे, पहला वे फॉरवर्ड क्या दिखा देंगे कि जो हम लोग का ना मतलब हम लोग का जो I2U2 है ना, इसको I2U2 प्लस बनाने की तरफ हम लोग को काम करना चाहिए। जो अदर जो अरब वर्ल्ड कंट्री है, जो अदर गल्फ कंट्री है, उसको भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए, ताकि हम लोग का ना ये बेस्ट एशिया को स्टेबल रख सके। अब बेस्ट एशिया को एक कंट्री को लेकर आगे चल रहे हैं, अदर कंट्री जो हम लोग का लैगिंग बिहाइंड है, जो मतलब जो पीछे छूट गया है ना, तो वो कंट्री ना बेसिकली पुश करने की कोशिश करेगा, उसको लगेगा कि हमारे अगेंस्ट में काम कर रहा है। तो अगर सारे को ऑनबोर्ड करके हम लोग चलते हैं ना, तो ये हम लोग के लिए अच्छा होगा। तो I2U2 प्लस बनाना चाहिए, जिसमें कि बेसिकली हम लोग इजिप्ट को, जिसका ऑलरेडी अच्छा रिलेशन है, और सऊदी अरबिया को, जो कि एक बहुत बड़ा मतलब कि अरब वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा लीडर है, मतलब तो इसको हम लोग को ऑनबोर्ड करना चाहिए इसमें, ताकि हम लोग पूरी वेस्ट एशिया को अनस्टेबल रख सकें। और दूसरा कह सकते हैं ना कि इसको एक्चुअली जो बेसिकली है ना, ये अदर जो हम लोग 6 ही फील्ड ऑफ कोऑपरेशन है ना हम लोग का, तो 6 फील्ड है ना, तो उसको बढ़ा करके और भी अदर फील्ड को हम लोग को इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है ना। ताकि हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, हम लोग हर जगह देख रहे हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी सब जगह मतलब कि खतरे में है हम लोग का।
तो एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, ये सब को ना सारे चीज को लेकर के हम लोग चलना चाहिए, ताकि वेस्ट एशिया के साथ साथ तो साउथ एशिया भी हम लोग का स्टेबल रह सके। साउथ एशिया में देख लो ना, एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी हर जगह इशू बना हुआ है। बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, सब अनस्टेबल होते जा रहा है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी नहीं है सबके पास। एनर्जी सिक्योरिटी गड़बड़ाया तो उसका स्टेबिलिटी गड़बड़ा जाता है। यही तो है, क्योंकि एनर्जी के रूप में हम लोग पूरे इंडिपेंडेंट, हम लोग दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट है। मतलब रसिया क्या है, यूएसए क्या है, ये एनर्जी के मामले में इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट वो है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता है। हम लोग क्या है कि हम लोग या तो गल्फ के साथ, रसिया के साथ, यूएसए के साथ, ये लोग पर डिपेंडेंट है एनर्जी में। तो हम लोग जब तक एक स्ट्रॉन्ग सही मतलब कि एक हम लोग का एक कोऑपरेशन नहीं होगा ना एनर्जी के लिए, तो एनर्जी सिक्योर नहीं हो सकता है। एनर्जी सिक्योर नहीं होगा ना तो कंट्री टूट जाएगा। तो हो गया, कंप्लीट हो गया। सॉरी गाइस, लाइट भी चला गया है, और आई थिंक मैं कंप्लीटली करा चुका हूँ सारे टॉपिक को। तो आप लोग इसको देखिएगा, मैं जो है मैं अपना टेलीग्राम पे डाल दूंगा सारा इसका, और आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके आगे अपना देखिएगा। अच्छा, सारा टॉपिक करा दिया हूँ, लिंक भी अपना डाल दूंगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल में गाइज। और आप लोग गाइज ना, अगर आप लोग पढ़ते हैं तो सब्सक्राइब किया कीजिए। कुछ दोस्त लोग मुझे फोन करके बोल रहे हैं कि आपका वीडियो नहीं आ रहा है। चिरकुट लोग, आप लोग सब्सक्राइब किया करो। आप लोग पढ़ो तो, लेकिन सब्सक्राइब किया करो, ताकि आप लोग को वीडियो आप लोग को टाइम पे मिलता रहे। मैं आप ही लोग के लिए भी बना रहा हूँ। ओके गाइज, थैंक यू।